कल्पना कीजिए, एक स्मार्टफोन है जो एकदम नया सा दिखता है, लेकिन उसमें ना एक ऐसा हिडन ऐप या छिपा हुआ प्रोग्राम बैकग्राउंड में लगातार चल रहा है जो बिना स्क्रीन पर नजर आए ही फोन की बैटरी को तेजी से चूस रहा है। और फिर इंसान सोचता है कि खराबी चार्जर में है। बिल्कुल। फोन का मालिक चार्जर बदल रहा है, नई बैटरी डलवा रहा है, ब्राइटनेस कम कर रहा है, लेकिन बैटरी है कि फिर भी खत्म हो रही है। और पता है, मानव शरीर के साथ भी, विशेषकर 58 वर्ष की आयु के बाद, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही कहा। बुढ़ापे में होने वाली थकान को लोग अक्सर कमजोर हड्डियों या बीमारियों का नाम दे देते हैं। हाँ, जबकि असली कारण वो हिडन ऐप है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आज की इस डीप डाइव में हमारी चर्चा का मुख्य विषय इसी जीवनी शक्ति और बढ़ती आयु के बीच के वास्तविक संबंध को समझना है। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे अगस्त 1966 और मार्च 1975 की अखंड ज्योति पत्रिका के अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। तो इन स्रोतों के आधार पर आज का हमारा मिशन क्या होने वाला है? मिशन बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक है। हमें ये समझना है कि कैसे मिथ भाषण, मतलब नपातोला बोलना, और मौन कोई पारंपरिक कर्मकांड या केवल सन्यासियों के लिए बना आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। अच्छा, तो ये विज्ञान से भी जुड़ा है? बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बचाने के सबसे अचूक और शक्तिशाली उपकरण हैं। श्रोताओं के लिए यह जानना सच में बहुत आश्चर्यजनक होगा कि थकान का असली कारण शरीर का बूढ़ा होना नहीं, बल्कि हमारी कुछ अनियंत्रित आदतें हैं। और यही बात इस गहन चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब जब भी उम्र के उस पड़ाव पर ऊर्जा की कमी की बात आती है तो सारा ध्यान ब्लड प्रेशर, शुगर या जोड़ों के दर्द पर चला जाता है। हाँ, अक्सर लोग दवाइयों में समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाले कारण की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि 58 वर्ष की आयु के बाद ऊर्जा का सबसे अधिक नाश किसी शारीरिक रोग से नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी ज्ञानेंद्रिय के कारण होता है। और वो कोई बड़ा अंग नहीं है। हाँ, हृदय या फेफड़े नहीं, बल्कि हमारी जीभ, हमारी अपनी वाणी। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। अगस्त 1966 की अखंड ज्योति में ना इस पर एक बहुत ही सीधा वाक्य लिखा है, वाणी का अपव्यय शक्ति का अपव्यय है। तो मतलब शब्दों की बर्बादी असल में ऊर्जा की बर्बादी है? एकदम सही। और ये कोई दार्शनिक विचार भर नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह असल में अपनी प्राण ऊर्जा, जिसे स्रोत वाइटल एनर्जी कहते हैं, उसे सुरक्षित रख रहा होता है। हम अक्सर ऊर्जा के रिसाव को गलत जगहों खोजते हैं। विशेषकर रिटायरमेंट के बाद ना, 58 या 60 वर्ष की आयु के बाद जब लोग अपनी नियमित नौकरी या व्यवसाय से मुक्त हो जाते हैं, हाँ, तब उनके पास अचानक से बहुत सारा खाली समय आ जाता है। और यहीं से उस हिडन ऐप का असली खेल शुरू होता है। समय ज्यादा होता है तो लोग अक्सर घंटों बैठकर राजनीति पर अनावश्यक बहस करते हैं, पारिवारिक विवादों में उलझते हैं, या फिर परनिंदा, मतलब दूसरों की बुराई करने में लग जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा चूसता है। बिल्कुल। मजे की बात यह है कि पड़ोसी के साथ किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहस करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, अगर उसे बचा लिया जाए तो शायद इंसान 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ ले। सही बात है। लोगों को लगता है कि वो आराम से सोफे पर बैठे ही तो हैं, बस चर्चा चल रही है, कोई फावड़ा तो नहीं चला रहे। फिर शाम तक इतनी थकान क्यों महसूस होती है? उस थकान का कारण ना, शब्दों के निर्माण के पीछे छिपी हुई वो भारी भरकम शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बोलने की प्रक्रिया को अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो यह सिर्फ होंठ हिलाने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो इसके पीछे और क्या क्या होता है? देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों को एक विशेष दबाव के साथ हवा बाहर फेंकनी पड़ती है। हमारे गले के स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड्स को सटीक तरीके से कंपन करना पड़ता है। जीभ, दांत और होंठ मिलकर हर एक ध्वनि को आकार देते हैं। बाप रे, मतलब एक साथ इतने सारे अंग काम कर रहे हैं? बिल्कुल। और इन सब से ऊपर हमारा मस्तिष्क लगातार काम कर रहा होता है। हाँ, वो तो है। ये मतलब दिमाग को एक ही पल में विचार गढ़ना है, उसके लिए सही शब्द ढूंढने हैं, व्याकरण सेट करना है, और फिर मुंह की मांसपेशियों को सिग्नल भेजना है। ये तो सच में किसी सुपर कंप्यूटर के लगातार हेवी सॉफ्टवेयर रन करने जैसा हो गया। एकदम सटीक उदाहरण है। मस्तिष्क की इस वैचारिक प्रक्रिया और शरीर की इस यांत्रिक प्रक्रिया का तालमेल ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग करता है। हाँ, तो जब कोई बिना सोचे समझे बोल रहा होता है तो वो अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। हाँ, जब कोई व्यक्ति व्यर्थ के विवादों में उलझकर बस बोले जा रहा है तो वो केवल शब्द हवा में नहीं फेंक रहा है,
वो अपनी वाइटल एनर्जी को, अपने जीवन के उस ईंधन को हवा में उड़ा रहा है जो उसे स्वस्थ रख सकता था। और शायद यही कारण है कि किसी लंबी और तीखी बहस के बाद इंसान शारीरिक रूप से पूरी तरह निचुड़ा हुआ और मानसिक रूप से एकदम खोखला महसूस करता है। चेहरे से वो रौनक, वो कांति गायब हो जाती है और एक अजीब सा तनाव आ जाता है शरीर में। बिल्कुल। अब अगर बोलना हमारी उस कीमती बैटरी को इस तरह खत्म कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चुप रहने से बैटरी बचनी चाहिए। तर्क तो यही कहता है। लेकिन क्या सिर्फ होंठ सील लेने से बात बन जाती है? यहीं पर स्रोत हमें बोलने के नुकसान से हटाकर मौन के वास्तविक और वैज्ञानिक लाभों की ओर ले जाते हैं। और यहीं से इस विषय की असली गहराई समझ में आती है। मौन के विषय में न समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। वो क्या? लोग अक्सर मौन को निष्क्रियता, उदासी, डिप्रेशन या संवादहीनता मान लेते हैं। कई बार इसे कायरता भी समझ लिया जाता है कि सामने वाले के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वो चुप है। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि अरे वो तो शांत हो गया, हार मान ली। बिल्कुल, लेकिन स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि मौन केवल चुप रहना या हार मान लेना नहीं है, ये शक्ति का संचय करना है। मतलब ऊर्जा को इकट्ठा करना। हाँ, ये ऊर्जा को बटोरने की एक बेहद सक्रिय और डायनामिक प्रक्रिया है। और स्रोतों में मौन के दो बहुत ही बड़े और स्पष्ट लाभ बताए गए हैं। पहला ये कि इससे हमारी विचार शक्ति यानी सोचने समझने की क्षमता अत्यधिक प्रखर हो जाती है, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, और दूसरा लाभ ये बताया गया है कि मौन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसमें वृद्धि होती है। बिल्कुल। पर मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये दावा विज्ञान की हमारी सामान्य समझ को थोड़ी चुनौती देता है। ये स्वाभाविक है। ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब मान लिया कि बोलने से ऊर्जा खर्च होती है और चुप रहने से वो ऊर्जा बच जाती है, लेकिन सिर्फ होंठ बंद कर लेने से शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है? इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? अच्छा सवाल है। क्योंकि सामान्यतः इम्यूनिटी को हम अच्छे खान पान, विटामिन सी या नियमित व्यायाम से जोड़कर देखते हैं। वाणी और बीमारियों से लड़ने की शक्ति के बीच ये सीधा संबंध हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं समझ सकता हूं, और इसका जवाब हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली में छिपा है। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम का इसमें क्या रोल है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। स्नायु तंत्र हमारे शरीर का वो पूरा केबल नेटवर्क है जो दिमाग से लेकर जीभ, होठों और शरीर के हर अंग तक सिग्नल भेजता है। जब हम निरंतर बोलते हैं, बहस करते हैं, तो हमारा शरीर अक्सर एक हल्के तनाव की स्थिति में रहता है। मतलब दिमाग हर वक्त अलर्ट मोड में रहता है। बिल्कुल, इसे बायोलॉजी में फाइट या फ्लाइट मोड कहा जाता है। इस मोड में शरीर का पूरा फोकस बाहरी दुनिया से निपटने में होता है। तो इम्यूनिटी का क्या होता है? ऐसे में इम्यून सिस्टम का काम धीमा पड़ जाता है, क्योंकि शरीर की प्राथमिकता उस समय बहस जीतना या बात समझाना होता है, ना कि अंदरूनी मरम्मत करना। अरे वाह! तो जब हम मौन होते हैं तब उस नेटवर्क के साथ क्या होता है? जब हम सचेत रूप से मौन धारण करते हैं तो उस पूरी मशीनरी को एक बहुत ही गहरा विश्राम मिलता है। नर्वस सिस्टम को लगातार सिग्नल भेजने से छुट्टी मिल जाती है। मतलब मशीनरी शटडाउन हो जाती है थोड़ी देर के लिए। हाँ, शरीर का वो फाइट या फ्लाइट वाला तनाव खत्म हो जाता है और शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले मोड में आ जाता है। जो वाइटल एनर्जी पहले शब्दों को आकार देने और बहस जीतने में खर्च हो रही थी, वो बच जाती है। ऊर्जा बच तो गई। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि शरीर इस बची हुई ऊर्जा को खाली नहीं छोड़ता, वह उस संरक्षित ऊर्जा को शरीर के भीतर मोड़ देता है। ये तो एकदम शरीर के इंटरनल मेंटेनेंस मोड में जाने जैसा हो गया। सटीक शब्दों में यही प्रक्रिया है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए किसी शहर में चारों तरफ बाहरी निर्माण कार्य चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, सारा बजट और सारे मजदूर उसी में लगे हैं। हाँ, शहर का पूरा ध्यान बाहर है। बिल्कुल। अब अचानक से एक दिन आदेश आता है कि सारा बाहरी काम रोक दिया जाए, तो वो सारे मजदूर और बजट कहाँ जाएंगे? जाहिर है प्रशासन उन्हें कहीं और इस्तेमाल करेगा। हाँ, प्रशासन उस पूरी फोर्स को शहर के भीतर की टूट फूट ठीक करने, नालियां साफ करने और अंदरूनी व्यवस्था सुधारने में लगा देगा। ठीक इसी प्रकार मौन की अवस्था में जब बाहरी संवाद रुक जाता है तो शरीर अपनी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण शुरू कर देता है। क्या बात है! इम्यूनिटी का बढ़ना असल में शरीर के उस मेंटेनेंस मोड का ही सीधा परिणाम है। ये कॉन्सेप्ट तो वाकई में माइंड ब्लोइंग है। मतलब मौन शरीर के लिए एक तरह का रिपेयरिंग वर्कशॉप है।
और जो दूसरा लाभ बताया गया है, विचार शक्ति का प्रखर होना, वो भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल जुड़ा है। होती तो विचारों को पकने का समय मिल जाता है, विचार गहरे और अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और व्यावहारिक समस्या खड़ी होती है। वो क्या समस्या है? मौन के इन सारे वैज्ञानिक और शारीरिक लाभों को सुनकर ये तो समझ आ गया कि ये कोई जादुई बात नहीं बल्कि विशुद्ध विज्ञान है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से बोलना बंद करके तो अपना जीवन नहीं चला सकता। हाँ, ये तो संभव नहीं है। हमें समाज में रहना है, परिवार के साथ संवाद करना है। विशेषकर जो लोग जीवन के उत्तरार्ध में भी सक्रिय रहना चाहते हैं, उनके लिए यह ज्ञान दैनिक जीवन में कैसे लागू होगा? और यहीं पर मार्च 1975 का स्रोत हमारा मार्गदर्शन करता है। उसमें एक बहुत ही सुंदर अवधारणा दी गई है, मितभाषण। मितभाषण मतलब? इसका अर्थ है नपातुला बोलना, कम बोलना और मधुर बोलना। जीवन भर के लिए होठ सील लेना समाधान नहीं है, बल्कि शब्दों का जो अंधाधुंध अपव्यय हो रहा है उसे रोकना आवश्यक है। संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि यही वो अभ्यास है जो इंसान की ऊर्जा को 70 वर्ष की आयु में भी अक्षुण्ण यानी इंटैक्ट बनाए रखता है। अगर हम इसे आज की जीवन शैली के हिसाब से डिकोड करें ना, तो ये एक तरह के शब्दों के बजट या वर्ड बजट की तरह है। शब्दों का बजट, ये बड़ा दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हाँ, जैसे जब कोई रिटायर होता है तो उसकी नियमित आय बंद हो जाती है। ऐसे में वह अपनी जमा पूंजी को लेके बहुत सतर्क हो जाता है। वो एक सिस्टम बनाता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ बिल्कुल नहीं करना। वो हर फालतू चीज पे पैसे नहीं लुटाता। ये उदाहरण इस पूरी चर्चा का सार बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करता है। तो 70 की उम्र तक या उसके बाद भी ऊर्जावान रहने के लिए हमें भी अपने शब्दों का बजट बनाना होगा। मान लीजिए पारिवारिक शादी समारोह में बैठे हैं और किसी ने कोई विवादित मुद्दा छेड़ दिया, जो कि अक्सर होता है। हाँ, तो हमारी पुरानी आदत होती है तुरंत बहस में कूद पड़ने की। लेकिन अगर शब्दों का बजट दिमाग में हो तो इंसान एक पल रुक कर सोचेगा, क्या यहाँ मेरा बोलना जरूरी है? क्या मेरे इस बहस में पड़ने से किसी की राय बदलेगी? क्या ये मेरी वाइटल एनर्जी खर्च करने लायक है? बिल्कुल। और अगर जवाब ना है तो अपने शब्दों के बजट को बचा लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और स्रोतों में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया को किसी कष्टदायक थोपे हुए नियम की तरह नहीं देखना चाहिए। वाणी को किसी जेल की तरह बंद नहीं करना है, बल्कि उसे एक व्यवस्थित सिस्टम में बांधने की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि दबाव में तो और ऊर्जा खर्च होगी। सही कहा। यह शब्द सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई चीज सिस्टम बन जाती है तो वो हमारी आदत में ढल जाती है, उसका बोझ महसूस नहीं होता। तो इस सिस्टम को अपने जीवन में लागू कैसे किया जाए? क्या स्रोत इसके लिए कोई व्यवहारिक तरीका या कोई एक्शनेबल स्टेप सुझाते हैं जिसे कल से ही शुरू किया जा सके? एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा कदम सुझाया गया है। अच्छा, वो क्या है? प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा पूर्ण मौन रहने का संकल्प लेना। अच्छा। 24 घंटों में से कोई भी एक ऐसा घंटा चुन लिया जाए जब बाहरी कोलाहल कम हो या जब हम खुद को बाकी दुनिया से थोड़ा अलग कर सके। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, और इस 1 घंटे की अवधि में न केवल जुबान से बल्कि मानसिक रूप से भी शांत रहने का प्रयास किया जाना चाहिए। टीवी, फोन या किसी भी प्रकार के बाहरी इनपुट से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर हम इसे अपनी बैटरी और मेंटेनेंस मोड वाले कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखें तो ये 1 घंटे का मौन उस पूरे सिस्टम को रीसेट करने का काम करता है। बिल्कुल। दिन भर की भाग दौड़ और शोरगुल के बीच ये 1 घंटा हमारे शरीर को वो मौका देता है कि वो वापस अपनी मरम्मत कर सकें। 70 की उम्र में जो लोग हमें गजब की ऊर्जा से भरे हुए दिखाई देते हैं, उनके पीछे शायद कोई रहस्यमयी दवा नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन का यही बेहतरीन सिस्टम काम कर रहा होता है। एकदम सही विश्लेषण है। ये सिर्फ साल गिनने वाली उम्र बढ़ने की बात नहीं है, ये असल में जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है। जब हम इस 1 घंटे के पूर्ण मौन को अपने दैनिक सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को वो आवश्यक विश्राम मिल जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है, जो उसे अक्सर नहीं मिल पाता। हाँ, ये 1 घंटा हमारे भीतर एक गहरी आंतरिक शांति पैदा करता है
हमारी जीवनी शक्ति को वापस बटोरता है और हमें दिन के बाकी 30 घंटों के लिए एक नई वैचारिक और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज की इस शानदार और गहरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम मुख्य बातों पर नजर डालें तो हमने समझा कि कैसे 58 वर्ष की आयु के बाद हमारी अपनी जीभ सबसे बड़ा ऊर्जा रिसाव बन जाती है। जो वाइटल एनर्जी शरीर को बीमारियों से बचाने और स्वस्थ रखने में लगनी चाहिए थी, वो व्यर्थ की बहसों, राजनीति की चर्चाओं और दूसरों की बुराई करने में हवा में उड़ जाती है। और हमने ये भी जाना कि मौन निष्क्रियता या कायरता बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हमारे शरीर का मेंटेनेंस मोड है, जो सीधे तौर पर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और विचार शक्ति को वो पैनापन देता है जो लगातार बोलने की वजह से कहीं खो जाता है। और सबसे जरूरी बात हमने ये सीखा कि अपनी वाणी के लिए एक सिस्टम बनाना क्यों आवश्यक है। अपने शब्दों का बजट तय करना और प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का पूर्ण मौन रखना वो व्यवहारिक तरीका है जो हमें उम्र के आखिरी पड़ाव तक जीवंत और ऊर्जा से भरपूर रख सकता है। ये पूरी चर्चा हमें अंततः इसी निष्कर्ष पर लाती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बाहर कहीं किसी दवा या टॉनिक में नहीं, बल्कि उसके अपने ही भीतर मौजूद है। जरूरत बस उस शक्ति को व्यर्थ में बहने से रोकने की है। बिल्कुल सही कहा। और अब इस चर्चा के बिल्कुल अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक ऐसा विचार जो शायद इस डीप डाइव के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक उनके साथ बना रहे। जरूर। कि मौन कैसे हमारी जैविक और मानसिक ऊर्जा का संचय करता है, कैसे वो विचारों को परिपक्व बनाता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, अगर केवल 1 घंटे का गहरा निर्बाध मौन हमारी बैटरी को इतना चार्ज कर सकता है, विचारों को इतनी स्पष्टता दे सकता है, तो उस 1 घंटे के गहरे मौन के बाद जब हम अपना पहला शब्द बोलेंगे तो उस एक शब्द में कितनी शक्ति, कितनी स्पष्टता और कितना वजन होगा। बहुत ही गहरा सवाल है। क्या मौन की भट्टी से तपकर निकले हुए वे कुछ गिने चुने शब्द दिन भर के शोरगुल और बिना सोचे समझे बोले गए हजारों शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली और जीवन बदलने वाले नहीं होंगे? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।